हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो मेंडल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, मेंडल ने क्या लॉ दिए, किस बेस पे लॉ दिए, क्या मतलब पूरी थोड़ा सा कहानी की फॉर्म में इसको कर लेंगे, है ना। तो बहुत ही मतलब सिंपल टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा और आप समझेंगे। मेन है इसके लॉ समझने, तीनों लॉ आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है। तो मेरा मेन आज का मोटिव यही है कि आपको अच्छे से लॉ समझा दूँ। और आज का टॉपिक मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी जितने भी प्लेलिस्ट हैं हमारी वो चल रही हैं, है ना। तो प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और सीक्वेंस में लेक्चर वगैरह अपने पढ़ सकते हैं। और अगर पसंद आ रहा है आपको, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है। तो बस यही छोटी सी आपसे रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं चाहिए। एंड ये आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक है, ये आपके चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो करो। अब मैं उस पर सोच रहा हूँ क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस वहीं पे शुरू करा दूँ आपकी। ठीक है। बाकी मेल आईडी है, तो जो जहाँ भी आपको सवाल पूछना सवाल पूछो, कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। कभी कभी डिले हो जाता है आंसर करना, बट मैं आंसर ज़रूर करता हूँ। जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे होते हैं तो मेरी मतलब थोड़ा डिले हो जाएगा, कभी मैं इधर उधर बिजी होता हूँ तो, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, भले ही थोड़ा सा डिले करूँ बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है। तो आप भेजिएगा अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलो आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं अपना। तो हेडिंग देंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स, ठीक है भाई। तो आज मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो बताऊँगा ही, मतलब क्या इसने लॉ दिए हैं, है ना। क्वेश्चन आया तो नहीं है बट सिलेबस में है तो आ सकता है। ठीक है। तो प्रिपेयर करके रखना। तो मैं इसको टॉपिक को थोड़ा सा आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको 4-5 पॉइंट मेंडल के बारे में बताऊंगा। ठीक है। फिर ये बताऊंगा कि मेंडल का जो जब इसने काम किया था तो वो उस टाइम पे मतलब कैसे सामने नहीं आया दुनिया के, कुछ टाइम बाद रीडिस्कवर हुआ। तो रीज़न बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या था, इसकी रीज़न ऑफ हिडननेस ऐसे बोल सकते हो, हिडननेस ऑफ हिज वर्क। ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे। सो एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। ठीक है। तो इसने पी को ही क्यों चुना था, पी का नाम आपको पता है, पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम। ठीक है। सो रीज़न ऑफ चूजिंग पी ये भी बताऊंगा आपको कि क्यों चुना था। फिर इसके रीज़न ऑफ सक्सेस बताऊंगा कि इसके काम को इतनी सक्सेस क्यों मिली बाद में। ठीक है। फादर ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं ना मेंडल को। तो क्यों इसको सक्सेस मिली। फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करा उसमें क्या टेक्निक्स यूज़ करी। सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है। क्या क्या इसने टेक्निक यूज़ करी, वही मतलब इस सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, सेल्फिंग, वही 3 स्टेप बताऊंगा। ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल जब अपना काम कर रहा था तो उसने कुछ क्रॉस करे। ठीक है। तो एक इसने करा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताऊंगा क्या होता है, मतलब एक कैरेक्टर का क्रॉस एक टाइम पे। तो इसमें इसको किस फिनोटिपिक रेशियो आई, जीनोटिपिक रेशियो आई। ठीक है। तो ये बताऊंगा अभी सब चीज़ें। इसके बेस पे इसने 2 लॉ दिए, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे इसने यहाँ पे 2 लॉ दिए। एक लॉ का नाम था यहाँ पे आपका एक कौन था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और एक का नाम है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। एक लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर भी दिया था इसने, बट वो अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 2 लॉ इसने यहाँ पे दिए इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे। ठीक है। और फिर इसने क्या करा, एक और क्रॉस करा जिसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपका एक टाइम पे 2 कैरेक्टर लेंगे, अभी सब बताऊंगा कैरेक्टर वगैरह सब क्या है। ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और इस डाईहाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके बेस पे इसने एक तीसरा लॉ दिया, थर्ड लॉ। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके। तो ये आपके 3 लॉ हैं। तो हमें इस टॉपिक में आपको बेसिकली ये 3 लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये पता होने चाहिए। मतलब ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये इसने क्यों दिए थे। ठीक है। किस बेस पे दिए थे, क्या रीज़न था ये देने का, और ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आज आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में टाइम मिला तो मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल क्रॉस बता दूंगा जो आपके लिंक के जो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करेंगे। जैसे बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब इससे हमें ये पता चलेगा कि फादर मतलब पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में क्या रिलेशन है, किसका कितना इम्पैक्ट आता है इनहेरिटेंस में। ठीक है। तो बैक क्रॉस में भी आपके 2 तरह के स्पेशल क्रॉस होते हैं, एक को बोलते हैं आउट क्रॉस और एक को बोलते हैं आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है। तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट क्रॉस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे 3 लॉ हो गए आपके। उसके बाद मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस आपका क्या है, ये सब तो आपको कहानी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा। ठीक है।
और यहाँ से मतलब बेसिकली हम लिखना शुरू करेंगे, लॉज इसके मेनली लिखेंगे और मेनली इसका हम क्या बोलते हैं स्पेशल क्रॉस के बारे में बता दूंगा, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, तो ये सब मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। आज हमारा ये सब होगा। ठीक है, तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो अब सबसे पहले मैं आपको मेंडल के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो मेंडल का पूरा नाम था जीजे मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, तो ये थे हमारे जर्मन बेस थे आपके। मतलब मैं इसकी लाइफ हिस्ट्री बता के क्या ही करूँगा आपको। ठीक है, ये कोई लाइफ हिस्ट्री का चैप्टर तो है नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं बता रहा ज़्यादा डिटेल, बस ये समझ लो कि ये बंदा जो है देखो लेजेंड आदमी है। तो थोड़ा सा पैदा कब हुआ था, लगभग 1822 के आसपास पैदा हुआ था और इसकी डेथ हो गई थी आपका 1884 में। ठीक है, और इसने जो अपना काम करा था, मेनली जो मेंडल का जो काम था, इसने 1854 के आसपास, ये ना एक मोनास्ट्री में रहता था। ठीक है, वहाँ पे मोंक था एक तरह से। तो वहाँ पर इसने ब्रीडर वगैरह के कांटेक्ट में आया, तो इसने फिर अपना जो एक्सपेरिमेंट वगैरह थे वो करने शुरू करे। फिजिक्स और मैथ्स वगैरह, फिलोसफी वगैरह बहुत पढ़ता था ये। ठीक है, तो इसका जो वर्क था वो लगभग 1856 से 1865 के बीच में इसने काम करा, लगभग 9 साल। ठीक है, तो 9 साल के आसपास इसने काम करा और 9 साल के बाद काम कर कुरा के ये बेचारा मर गया। ठीक है, 1884 में इसकी डेथ हो गई और इसके काम को किसी ने ना पूछा, ना किसी ने कुछ करा, कुछ नहीं। ठीक है, ये गुमनाम सा था और हो गया इसका काम। ठीक है भाई, इसके डेथ होगा। अब इसका मतलब ये गुमनाम क्यों रहा था, रीज़न ऑफ हिडननेस में मैं आपके 4-5 पॉइंट बता दूंगा क्यों रहा। तो लगभग 1900 के आसपास जो है 2-3 साइंटिस्ट है, जैसे ह्यूगो डी वेरिस का अगर आपने नाम सुना हो, वो था एक, आपके कॉरेंस थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, वो ऐसी लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, तो इसने कुछ रिसर्च पेपर वगैरह अपने किए थे अपनी जो स्टडीज़ थी उसके बेस पे। तो इन्होंने इसका जो वर्क था वो रीडिस्कवर करा। वेरीज ने, ह्यूगो डी वेरीज हो गया, कॉरेंस हो गया। ठीक है, तो इन्होंने इसका जो वर्क था उसको रीडिस्कवर किया और रीडिस्कवर करने के बाद हमें पता चला कि ये बंदा अपने टाइम से बहुत आगे की बातें करके चला गया। ठीक है, अभी क्या क्या बातें करी वो तो हम देखेंगे। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में बोलूँ कि रीज़न ऑफ हिडननेस क्या था, क्यों इसका काम जो है वो नहीं सामने आ पाया, तो उसमें 2-3 रीज़न आप ये बोल सकते हो कि सबसे पहली बात तो कि मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो आप लिख लेना, अदरवाइज सुन के आगे बढ़ लेना, कि जो मेंडल था उसने अपने वक्त से बहुत आगे की बातें कह दी थी। उस टाइम पे जीन, जेनेटिक्स और ये सब बातें नहीं करते थे लोग। उस टाइम सिर्फ डार्विन का बोलबाला था, और डार्विन आपको पता ही है क्या, बस वो इवोल्यूशन के पीछे पड़ा हुआ था हाथ धो के। ठीक है, तो डार्विन का बोलबाला था, तो इसकी किसी ने सुनी नहीं। ये बेचारा फैक्टर वैक्टर टर्म दिया इसने, जीन जेनेटिक्स ये सब तो नहीं यूज़ किया, बट फैक्टर ये बोलता था कि कुछ चीज़ें फैक्टर हैं, है ना। तो अपने वक्त से आगे की बातें कह जाने वाले इंसानों को लोग अक्सर बेवकूफ़ बोलते हैं, तो इसको बेवकूफ़ बोला गया। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा ये था कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। ठीक है, कि अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा सके, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ जाके बात कर सके, तो दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न आपका ये था कि इसने ना अपनी बायोलॉजी में, ये बायोलॉजी की स्टडी कर रहा था, मतलब क्रॉसिंग वगैरह की स्टडी करने के साथ साथ इसने मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो लोगों ने कहा बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है यार, बायो में मैथ्स और स्टैट्स का यूज़ कर रहा है। तो ये आपका तीसरा रीज़न था, और ये इसकी रीज़न का सक्सेस भी है। तो ये फेलियर मतलब हिडननेस में भी बोल सकते हो, सक्सेस में भी बोल सकते हो। और उसके बाद ये भी बोल सकते हो पॉपुलैरिटी ऑफ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो इसी की सुनी जाती थी इस टाइम पे। इनके बेचारे की किसी ने सुनी नहीं। और कोई साइंटिस्ट तो था नहीं है, कोई साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं था इसके अंदर, है ना। जो साइंटिस्ट वाली बात होती है ना कि हाँ हम ये कह रहे हैं तो ये है, तो वैसा भी नहीं था। तो ये कुछ रीजंस है इसके हिडननेस के। ठीक है, तो अगर आपने नोट करें तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो इसका एक्सपेरिमेंटल वर्क है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है, इसने क्या काम करा, इसने काम करा पी के ऊपर। पी का नाम में होता है साइंटिफिक नाम पाइजम सटाइवम। ठीक है, तो पाइजम सेटिवम या पाइजम सटाइवम जो भी आप बोलो। इसने यही क्यों चूज़ करा, देखो ऐसा तो मतलब कोई रीज़न इसने ये लिख के नहीं किया कि मैंने क्यों चूज़ करा, बट साइंटिस्ट बोलते हैं जो इसके डिस्कवर थे, इसने इसलिए चूज़ किया होगा कि ईजी टू कल्टिवेट, है ना, कल्टिवेट करना आसान था इसको। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है पी प्लांट का। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न के लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको जो किसी भी जनरेशन को पढ़ने के लिए उसके ऑफस्प्रिंग बहुत जल्दी प्रोड्यूस होने चाहिए और ज़्यादा नंबर में होने चाहिए, ताकि आप उसको जल्दी, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप उसमें पढ़ पाओ। ठीक है, और इसके पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, मतलब लगभग 34 कैरेक्टर थे। उसको तो नहीं पता थे, उसको मतलब 22 के बारे में पता था, और इन 22 में से इसने 7 को चूज़ करा। ठीक है, वो 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे प्लांट की हाइट ले ली थी इसने, आपने पढ़ा होगा 10th-12th में, प्लांट हाइट, फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर पोजीशन क्या है ना, मतलब एक्सेल है कि टर्मिनल है, प्लांट की हाइट मतलब टॉल है कि डॉर्फ है। ठीक है, उसके बाद फ्लावर का कलर वॉयलेट है कि वाइट है ना, ये सब। उसके बाद आपका फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सियल है मतलब या टर्मिनल है। ठीक है, तो ये कुछ है। फिर पॉड जो होती है, जो पी शेप कैसा है ना, इन्फ्लेटेड है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है,
और कलर की बात करा, फिर पोड का जो कलर है ये ग्रीन है कि येलो है, ठीक है। पोड, ये जो कवर होता है उसको पोड बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सीड है आपका, उसकी शेप कैसी है, सीड सीड जो है वो आपका राउंड है कि रिंकल्ड है। मटर का दाना देखा ना आपने, राउंड होता है, रिंकल्ड होता है। और जो सीड है उसका कलर भी आपका ग्रीन होता है, येलो होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे आपके। तो मैं एक बार में सातों के सातों अगर बोलूँ तो प्लांट हाइट, प्लांट कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर थे और ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, तो ये सब इसने चूज़ करा, ठीक है। और नेचुरली पॉलिनेट हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ये भी एक रीज़न था। और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी आप इनका कर सकते हो, जो मेंडल ने किया था। तो ये सब रीजंस थे आपका, जो मेंडल ने पाइजम से टाइम हमको चूज़ किया, ठीक है भाई। तो ये सब बातें हो गई आपकी। अब मैं इसका एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि इसने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, ठीक है। तो मैं आपके अगले पेज पे दिखाता हूँ। तो मेंडल की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक देख लो आप, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। कैसे इसने करा, इसने बेसिकली अपना काम जो है वो 3 स्टेजेस में करा, ठीक है। सबसे पहले इसने जो प्योर पेरेंट्स थे उनका सिलेक्शन करा। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स। अब ये कैसे करा इसने, भाई इसने क्या करा, मान लो इतना बड़ा इसके पास बगीचा था जहाँ पे पी प्लांट उगते थे। तो इसने क्या करा, 2 प्लांट उठाए, ठीक है। और इसने एक प्लांट ऐसे उठाया, एक प्लांट यहाँ से उठाया, ठीक है। तो 2 प्लांट उठा लिए मान लो। तो इसने क्या करा, इसका इस प्लांट की कंटिन्यूस सेल्फिंग कराई, ठीक है। सेल्फिंग कराई, फिर उसमें से सेलेक्ट करा जो मतलब हेल्दियर वाला था उसको सेलेक्ट करा। सेल्फिंग सिलेक्शन ऐसे करते करते इसने 14 वेराइटीज़ जो है, लगभग 14 वेराइटीज़ डेवलप कर ली, ट्रू ब्रीडिंग, जिसमें प्योर लाइन था। मतलब अगर एक ही प्लांट के अंदर आप बार बार, सेल्फिंग का मतलब समझते हो, मतलब एक प्लांट है, इसके ऊपर एक फ्लावर ग्रो हो रहा है, तो इस फ्लावर के पास आपका मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो मेल पार्ट को आप बोलते हैं स्टेमन या एंथर, ठीक है। और फीमेल पार्ट को आप पिस्टिल बोलते हो, जो आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से होते हुए जैसे सेंटर का पार्ट होता है, और यहाँ पे आपके ऐसे स्टेमन होते हैं इस फ्लावर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये होते हैं। तो ये जो ये आपका पूरा, इसको स्टेमन बोलते हैं, और ये एंथर होता है। तो एंथर से आपके पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, और ये स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और यहाँ पे ओवरी होता है। तो यहाँ पे आता है और फर्टिलाइजेशन आता है, फ्लावर में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इसने करा, मतलब एक प्लांट चूज़ करा और उसमें सेल्फिंग करा के उसी की जो प्योर लाइन थी वो डेवलप करा ली उसने, ठीक है। तो ऐसे इसने करा प्योर पेरेंट्स का सिलेक्शन। देन अब इसने ऐसी 14 वैरायटी डेवलप कर ली। अब फिर क्या करा, इसने 2 प्लांट्स को उठाया और उसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकेंड स्टेप वॉज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट्स। तो जो इसने प्योर पेरेंट्स चूज़ करे थे उनका हाइब्रिडाइजेशन करा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसने करा बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टैगिंग टेक्निक। इसका क्या मतलब है, देखो इमैस्कुलेशन मतलब होता है कि ये जो फ्लावर था आपका, ये आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यहाँ से आपका ये था। तो इसने क्या करा, इस फ्लावर से ये एंथर जो थे इनको मैच्योर होने से पहले ही रिमूव कर दिया, ठीक है। तो पूरे फ्लावर से, तो अगर इसने इसको रिमूव कर दिया एंथर को मैच्योर होने से पहले ही, तो ये इसमें गिर नहीं सकते। तो इसका मतलब आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो सेल्फिंग है, उसको इसने प्रिवेंट कर दिया। तो इसने ऐसा इसमें करा, ठीक है। और दूसरे वाले की इसने जैसे मान लो एक टॉल प्लांट में एग्जांपल से समझाता हूँ, और एक आपका डॉफ प्लांट है, एक टॉल प्लांट है और एक आपका डॉफ प्लांट है। तो फिर क्या करा इसने क्या करा, टॉल प्लांट लिया, ठीक है। तो टॉल प्लांट की मान लो लीफ है, तो इस लीफ में से आपका मान लो ये लीफ कह रहा हूँ, फ्लावर है, और ये आपका इसका फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें क्या करा इसने, मान लो टॉल प्लांट का मेल ले लिया इसने और डॉफ प्लांट की फीमेल ले ली, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। हाँ, तो समझते चलना, कोई टेंशन नहीं आएगी। तो इसने क्या करा, इस वाले से, डॉफ वाले से जो इसके जो एंथर्स थे ना, वो इसने काट काट के निकाल दिए। तो इमैस्कुलेशन कर दिया इसने, इमैस्कुलेशन कर दिया किसका, डॉफ प्लांट का। अब इसको इमैस्कुलेट करके अब इसकी जो ओवरी वाला पार्ट है, मतलब जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, इसको ग्रो होने दिया, क्योंकि ग्रो होने से पहले इसने काट दिया इसको, ठीक है। तो अब ये ग्रो हो गया। तो जब ग्रो करने के लिए इसने क्या करा, इसको बंद कर दिया एक बैग के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो एक बैग है और इसके अंदर ये आपका पड़ा हुआ है, जिसके इसने एंथर काट दिए, ठीक है। तो एंथर इसने काट दिया। तो अब ये बैग है और इस पर इसने एक टैग लगा दिया कि हाँ भाई ये, इसको बोलते हैं बैगिंग टैगिंग टेक्निक, ठीक है। तो अब ये जो टॉल प्लांट था, इसका जो मेल था, इसके इसने क्या करा, इसके इसने एंथर लिए, ठीक है। जो एंथर था, पोलन ग्रेन था, और इसको लेके आपका इसके ऊपर डाल दिया जब ये मैच्योर हो गए। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। ये आप कैसे कर रहा था, आर्टिफिशियल कर रहा था, तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है भाई। तो ऐसे कुछ हुआ। तो अब यहाँ पे जो सीड बनेंगे आपके, जो सीड होंगे वो कैसे होंगे आपके, एक सेकेंड, यहाँ पे जो सीड होंगे आपके, वो सीड होंगे आपके हाइब्रिड सीड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट्स का मतलब ये है कि प्योर पेरेंट्स का हाइब्रिडेशन करा के इसने हाइब्रिड सीड को डेवलप करा लिया, और ये हाइब्रिड सीड को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं,
F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड प्लांट्स। ठीक है भाई। अब थर्ड स्टेप इसने क्या करा, ये तो दूसरा हो गया। थर्ड स्टेप ने क्या करा, इस हाइब्रिड जो बना इसकी सेल्फिंग कराता गया। सो सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड प्लांट। सेल्फिंग मतलब F1 हाइब्रिड था, इसका इसने सीड लिए और इन सीड को इसने ग्रो कराया। ठीक है, फिर इससे आपका F2 प्लांट बना, क्योंकि ये F1 प्लांट था और इसी में आपका स्टिग्मा और इसी में आपके आके गिर रहे हैं। जो एंथर है आपका वो इसी के स्टिग्मा पे आके गिर रहा है, मतलब सेल्फिंग हो रही है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। फिर इसके F2 प्लांट बन गया। F2 प्लांट के फिर सीड लिए, फिर इनको ग्रो कराया, फिर ग्रो करा के आपके F3 प्लांट बन गया, क्योंकि फिर सेल्फिंग हुई, फिर इसके लिए, और ऐसे ही इसने करता गया। ठीक है, तो ऐसा इसने अपना एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट ने इसने दो तरह के क्रॉस करे। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस मैं आपको बताऊंगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहला इसने एक एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई करी। ठीक है, स्टडी करी। तो मोनो हाइब्रिड मतलब व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताता हूँ। इसने सबसे पहला लिया प्लांट की हाइट। ठीक है, तो इसने हाइट का कैरेक्टर लेके पढ़ाई करा। एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉफ प्लांट लिया। तो मैं मोनो हाइब्रिड आपको क्रॉस करके बताता हूँ, फिर मैं आपको उसमें लिखवाऊंगा जो लॉज हैं उसके। ठीक है भाई, चलो अगले पेज पे बताता हूँ। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने बता दिया, जब एक कैरेक्टर को एक टाइम पे पढ़ते हैं तब उसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जब 2 कैरेक्टर को एक ही टाइम पे पढ़ेंगे तो डाई हाइब्रिड, जब 3 कैरेक्टर को एक ही टाइम पे पढ़ेंगे तो ट्राई हाइब्रिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ टॉल प्लांट। ठीक है, वो आपका मेल ले लिया मैंने, और मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ डॉफ प्लांट, और इसको मैंने ले लिया फीमेल। ठीक है भाई, तो ये मेरे हो गई पेरेंटल स्टेज, दिस इज़ पेरेंटल स्टेज। तो जो टॉल प्लांट के जो अलील्स हैं, ठीक है, मैंने आपको कैरेक्टर और उसमें आपको बता रखा पूरा डिफरेंस, जीन, अलील, कैरेक्टर, ट्रेट, वो सब बता चुका हूँ मैं फर्स्ट बेसिक्स में। ठीक है, तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन करा आपका, क्योंकि तो आपका टॉल प्लांट है, क्योंकि डिप्लॉयड है, तो इसमें हम दो ले लेते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉयड को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टीटीज का ले लिया हमने और टीटीज का ले लिया। तो ये आपके पेरेंटल वाला पार्ट है। अब इससे बनेंगे आपके गैमेट। क्या बनेंगे आपके गैमेट्स? तो गैमेट्स आपके दो गैमेट बनेंगे, दोनों सेम ही होंगे, टी और टी। इससे भी आपके 2 गैमेट बनेंगे, टी और टी। ठीक है, तो अगर मैं इनका क्रॉस कराऊंगा, ठीक है, तो क्रॉस कराऊंगा तो आपका यहाँ पे बनेगा टी टी। किसी का भी मैं क्रॉस कराऊंगा तो टी टी ही बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। तो टी टी जो था ये आपका, ये टॉल था। जो प्लांट था टॉल और डॉफ का जो हमने क्रॉस कराया, तो जो रिजल्ट बन के आया, जो इनका बच्चा हुआ, ऑफस्प्रिंग जो हुआ, वो टॉल था, डॉफ नहीं था, जबकि दोनों के कैरेक्टर थे। तो एक तो चीज़ ये हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या कराया मैंने, इसकी सेल्फिंग कराऊंगा अब मैं। सेल्फिंग मतलब यही मेल लूँगा, यही फीमेल लूँगा। ठीक है, तो सेल्फिंग में मतलब मैंने क्या करा, एक मेल लिया और एक आपका फीमेल लिया इसी का, तो मतलब टी टी मेल और टी टी फीमेल। तो अब मैं इसके गैमेट्स बनाऊंगा। तो ये फिर से आपकी पेरेंटल स्टेज आ गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसने वो करा था ना हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो सेल्फिंग करा था हाइब्रिड्स की, तो वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके गैमेट्स बनेंगे, इसके एक गैमेट बनेगा टी, एक बनेगा टी, यहाँ पे गैमेट बनेंगे टी और यहाँ पे बनेगा टी। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन ऐसी होता है। इसको मैं सेकेंड ऊपर कर दूँ, तो गैमेट फॉर्मेशन हुआ। अब गैमेट बनने के बाद आपका फिर ये मतलब एक गैमेट इसके साथ आएगा, फर्टिलाइज करेगा तो टी टी, फिर ये इसके साथ आएगा तो टी टी, ये इसके साथ आएगा तो टी टी, और ये इसके साथ आएगा तो टी टी। तो ऐसा कुछ देखने को मिला। तो ये आपका टॉल था, ये भी आपका टॉल था देखने में, ये भी आपका टॉल था, और ये आपका देखने में डॉफ था। तो ये कुछ आपका ऐसे इसको देखने को मिला। तो इस बेस पे इसने कंक्लूजन दी अपनी, मतलब इसने बोला कि भाई जो देखने में लग रहा है, देखने की अपीयरेंस को हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियोज ने दिया कि देखने में मुझे क्या लग रहा है, 3 टॉल और एक डॉफ लग रहा है। ठीक है, सो फिनोटिपिक रेशियो वुड बी 3:1, मतलब 3 टॉल और एक डॉफ। फिर इसने बोला कि अब मैं इसकी अगर जीनोटिपिक बात करूं, मतलब अंदर से जो उसका जेनेटिक फॉर्मेशन है, जीनोटिपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं इनका, तो जीनोटिपिक में आपका देखो 2, एक तो मुझे टी टी दिख रहा है, 2 एक जैसे दिख रहे हैं टी टी, और एक आपका अलग ही छोटा टी। तो आप इसको बोल सकते हो कि कैपिटल टी का 1, ये आपके 2 हैं और ये आपका 1 है, तो 1:2:1। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक ऐसा है और फिनोटिपिक आपका ऐसा है। तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो आपकी आ गई। और ये चीज़ इसने मतलब ऐसे क्रॉस करके नहीं दिखाई थी, इसने एक पनेट स्क्वायर का यूज़ करा था, जिसको हम चेकर बोर्ड मेथड बोलते हैं, आपने सुन रखा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड मेल लेते हैं, एक साइड फीमेल, और ऐसे करा, इस साइड फीमेल गैमेट रख दिया मैंने टी टी ये वाले, और इस साइड मैंने मेल गैमेट रख दिया टी टी, फिर इनको क्रॉस कराया टी 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 और टी टी।
ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड या पन्नेट स्क्वायर मेथड, ये पन्नेट ने दिया था हमारा, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद आपको उसको मिला रेशियो फिनोटिपिक का 3:1 और जीनोटिपिक का मिला 1:2:1। अब जब ये पूरी स्टडी उसने कर ली, इसके बेस पे इसने बोला भाई अब मैं दूंगा कंक्लूजन। क्या दूंगा मैं? कंक्लूजन। और कंक्लूजन में इसने दे दिया आपके 3 प्रिंसिपल, ठीक है, 3 प्रिंसिपल, जिसमें से 2 को हम पढ़ते हैं, 2 उसमें से लॉ है, ठीक है। और लॉ में आपका एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो मैं अब आपको ये 2 लॉ बताता हूँ जो इसकी स्टडी के दौरान उसने देखने को मिला। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अगले पेज पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो उसको समझ में आया, इसने बोला कि भाई देखो मैं अब कंक्लूजन में अपनी 2 बातें तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल श्योरिटी के साथ, और इन 2 को आप लॉ मान लेना, ठीक है। लॉ मतलब यूनिवर्सली प्रूफ हो जाए और ये सब चीज़ें, बट ये लॉ नहीं है बेसिकली, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट फिर भी हम इसको लॉ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ में ही पढ़ लेना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, मतलब मेंडल ये कहता है, सबसे पहले समझो कि कहता क्या है। ये बोलता है कि जब 2 प्योर पेरेंट्स, जो हमने पीछे पढ़ा था ये टीटी और टीटी, तो बोलता है कि जब 2 प्योर पेरेंट्स जिनका कैरेक्टर अलग है, एक टॉल है एक डॉफ है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है मतलब कैरेक्टर्स की, इनको जब क्रॉस करते हैं आपका, ठीक है, तो जो फॉर्म अपीयर होती है F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस फॉर्म आई आपकी, जो फॉर्म अपीयर होती है फिनोटिपिकली, मतलब जो फिनोटिपिकली दिखता है वो आपका, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको हम? डोमिनेंट फॉर्म। दोबारा समझो कि जब 2 प्योर पेरेंट्स जिनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपके, उनको हम क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन आपकी बनी, जो फिनोटिपिक अपीयरेंस हुई F1 जनरेशन की, वो आपकी टॉल थी। और वो क्यों थी? वो डोमिनेंट फॉर्म की वजह से थी। और जो अपीयर नहीं हुई यहाँ पे, वो आपकी रिसेसिव फॉर्म थी जो अपीयर नहीं हो पाई, ठीक है। सो दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब ये सिंपल सा मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में आप क्रॉस करेंगे, तो उसमें से जो डोमिनेंट होगा वो आपका पहले अपीयर हो जाएगा और जो रिसेसिव होगा वो अपीयर नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक डोमिनेंट अलील और डोमिनेंट जीन रिसेसिव वाले को सबसाइड कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा। तो ये आपका कहता है। तो मैं आपको यही जो मैंने हिंदी में बोला वही मैं आपको इंग्लिश में एज इट इज लिखूंगा। तो लिखो व्हेन 2 पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आर क्रॉस्ड देन द फॉर्म विच अपीयर्स, ठीक है, मतलब ये जो अपीयर हुई फिनोटिपिकली इन F1 हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है ना, क्योंकि ये होमोजाइगस है सेम, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, विल बी known as dominant form and which will not appear will be recessive form। ऐसे भी लिख सकते हो कि when 2 parents with contrasting forms of character are crossed, then the forms which appear is dominant form and the form which doesn't appear is recessive form। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जब when 2 parents with different contrasting characters are crossed, then the dominant form appears and it suppresses the recessive form। तो जैसे भी आपको लिखना है, बात मतलब घूम फिर के यही आनी है, ठीक है। बट आप इसमें एक आपको एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या एक्सेप्शन आप इसमें ध्यान रखोगे कि सबसे बड़ा इसमें एक्सेप्शन होता है कि एक आप बोलते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अब ये नया चीज़ क्या बता रहे हो आप? तो मैं बोलूँगा बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब मान लो जैसे एक मिराबिलिस जलापा प्लांट है, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट करा गया, तो उसमें हम रेड लिया था और वाइट फ्लावर लिया था। तो रेड का आर से रिप्रेजेंट करा और आपका वाइट का स्मॉल आर से। तो जब इनकी F1 जनरेशन आई आपकी ये, तो ये कैसी होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मेंडल? ये टॉल होना चाहिए था, ये तो टॉल था ना, तो टॉल होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये रेड होना चाहिए था, बट ये आया पिंक। मतलब डोमिनेंट फॉर्म पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाई, तो इसलिए इसको बोल रहा हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस इज कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस इज कि जब आप एक जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उसमें जब आप एक कैरेक्टर ए और बी साथ में आ जाता है, मतलब ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, तो अगर ए ओ के साथ आ रहा है तो ए ही डोमिनेट करेगा, बी ओ के साथ आ रहा है तो बी ही डोमिनेट करेगा। ये मैं मल्टीपल एलेलिज्म में डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी समझ लो।
लेकिन जब ए और बी दोनों साथ में आ जाते हैं तो ना ए बी को डोमिनेट कर पाता है ना बी ए को डोमिनेट कर पाता, तो ये साथ में शो करते हैं ए बी, तो ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसका मतलब ना ए बी को डोमिनेट कर पाया ना बी ए को डोमिनेट कर पाया, मतलब यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं को डोमिनेंस, दोनों डोमिनेट है। ठीक है, सो दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप ये अपना मतलब लॉ लिखने के बाद ये एक्सेप्शन लिख सकते हो आपके, और फिर एक लाइन में लिख सकते हो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। ठीक है भाई, यूनिवर्सल कंसेप्ट तो है ही नहीं है, दिख रहा है हमको। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन आ गया। तो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता हूँ। सेकंड है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन या हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ। तो सेकंड होता है आपका, सेकंड है इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो नाम से समझ में आ रहा है, या इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो दोनों से ही आपको अभी समझ में आ जाएगा कि देखो जब इसने आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा तो टी था, पेरेंट्स आपके टी थे। ठीक है, तो इनसे जो आपकी F1 जनरेशन बनी वो आपका टी था। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसने बोला, मतलब ये लॉ कहता है, मेंडल का ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब दो फैक्टर्स जिनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, फैक्टर्स बोला उसने, अलील वगैरह उसको पता नहीं था उस टाइम, तो उसने बोला कि जब दो फैक्टर जिनकी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है, ठीक है, मतलब एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक है, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, जब वो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। मतलब कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, मतलब ये एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते हैं, मतलब जैसे पड़े हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। और जब ये अगली जनरेशन में जाने वाले होते हैं तो ये आपका बिल्कुल सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली आपका सेपरेट हो जाते हैं और अपना सेपरेट गैमेट बनाते हैं। मतलब इस वाले को ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल टी वाला छोटा सा अपना यहाँ से टी तोड़ के इसको दे देगा कि भाई तू ये मेरा रख ले, ये वाला टी बोलेगा कि एक काम कर तू मेरा यहाँ से थोड़ा सा ये तोड़ के रख ले। तो ऐसा नहीं है, मतलब एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करेंगे, अपना आराम से इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट बनेंगे जब गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, दोबारा बोलता हूँ कि जब दो फैक्टर जिनकी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो वापस वो वैसे ही गैमेट्स बनाते हैं जैसे उनके पेरेंट्स ने गैमेट बनाए थे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, तो ये लिखो जो मैंने आपको बोला, तो लिखो व्हेन टू फैक्टर्स ऑफ contrasting forms of characters are present together in a heterozygous condition and they remain together for entire generation but never contaminate each other, and when gametes are formed they will separate independently and only one will enter in a gamete। ठीक है भाई, आप ये मत सोचना लॉ इतना बड़ा, लॉ कुछ भी नहीं है, लॉ बस वही है जो हमने समझा उसको इंग्लिश में लिख लिया, लॉ क्या, लॉ वो कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है, जो हमने समझा वही लिख लिया। तो आप एग्जाम्पल में ना जो मैं आपको यहाँ पे साइड में उतारूँ वो बना लेना। देखो ये लॉ समझाने से पहले मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताई। आप चाहो तो एग्जाम में जब लिखो तो जब लॉज लिखो, लॉ लिखने के बाद वो जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको क्रॉस करके दिखाया ना, तो आप उसके बाद दिखा सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना होता है। अभी तक इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से ही एड्रेस किया जाएगा। समझ गए? तो ये आपका हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, एंड द टू गैमेट्स प्रेजेंट हेयर आर कम्प्लीटली प्योर। ओके भाई, तो मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट सेपरेशन हो रहा है आपका एलीलिक जीन का, क्योंकि आपके ये एलीलिक है ना, ये इस वाले का एलील है, ये इस वाले का एलील है, तो एलीलिक जीन का सेपरेशन हो रहा है। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, ये भी यूनिवर्सल नहीं है, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है आपका। देखो जब आपका एनाफेज 1 में मियोसिस होता है ना, तो वहाँ पर आपका डिसजंक्शन होता है ना, मतलब ऐसे होता है ना, आपका ये सेल है तो आपका ये इस साइड मूव करता है और ये आपका इस साइड मूव करता है। बट मान लो यहाँ पे डिसजंक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन,
तो नॉन डिसजंक्शन के केस में आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम नहीं करती। ये हम पढ़ेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन वगैरह में, ठीक है, आएगा आगे। तो बस अभी आपको यहाँ ध्यान रखना। सो दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस बताता हूँ, और फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद जो उसने कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन पे आपका थर्ड लॉ आएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसको आप यहाँ से कंफ्यूज मत करना, ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहा है ना, यहाँ पर भी ये लाइन आएगी, वहाँ पर भी ये लाइन आएगी, बट वहाँ पे दूसरे कंटेक्स्ट में आएगी, यहाँ पर आपकी ये दूसरे कंटेक्स्ट में थी, ठीक है। तो वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है। पहले हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, देन उसके बाद मैं आपको लॉ बताऊंगा। आप जब एग्जाम में अगर आएगा तो पहले आप लॉ लिखेंगे, देन उसके बाद आपका जो मैं क्रॉस बताऊंगा डाईहाइब्रिड, उसके बाद आप वो लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब देखो नाम में है डाईहाइब्रिड, तो पीछे हम पढ़ रहे थे एक कैरेक्टर एक ही टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे, जैसे हमने प्लांट हाइट पढ़ा तो उसको हमने बोला मोनोहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड का मतलब जब व्हेन टू कैरेक्टर्स, जब दो कैरेक्टर हम एक ही टाइम पे पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट अ टाइम, ठीक है। तो ये ऐसे व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट अ टाइम, तो इनहेरिटेंस वर्ड या डाल लेना यहाँ पे क्योंकि हेरिडिटी पढ़ रहे हैं ना। तो व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट अ पर्टिकुलर टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और वैसे ही आप उसमें वन कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड में लिख लेना, ओके। तो इसने क्या करा, मेंडल ने बहुत सारे मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस करे, मतलब 21 टाइप के डाईहाइब्रिड क्रॉस करे उसने। वो सब हमें नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक एग्जांपल जो उसका सबसे ज़्यादा फेमस है वो मैं आपको बताऊंगा। इसने क्या करा, जो सीड है आपके, सीड को उठाया, और सीड में मैंने आपको दो कैरेक्टर बताए थे वहाँ पे, ठीक है। तो एक आपका मैंने बताया था शेप, और एक मैंने आपको बताया था कलर। तो शेप जो थी वो दो तरह की थी, एक थी आपकी राउंड शेप और एक थी आपकी रिंकल्ड शेप। और कलर में मैंने आपको बताया था, एक था आपका येलो कलर और एक था आपका ग्रीन कलर, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म है आपकी, जो राउंड फॉर्म है, ये आपकी डोमिनेंट फॉर्म है। ये मतलब हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। और जो रिंकल्ड फॉर्म है आपकी, वो रिसेसिव फॉर्म है। वैसे ही आपका जो येलो है आपका, ये डोमिनेंट फॉर्म है, और जो ग्रीन है आपका वो आपकी रिसेसिव फॉर्म है। तो अब इसने दो कैरेक्टर एक साथ पढ़े, तो दो आपका मतलब क्या बोलते हैं, एक डिप्लॉयड सेल में आपके दो कैरेक्टर पढ़ोगे तो चार अलील हो जाएंगे ना उसके। तो जैसे मैं अगर एक पेरेंट जो है आपका, इसने पेरेंट्स का क्रॉस कराया ना, तो एक जो पेरेंट्स क्रॉस था, एक आपका मेल ले लो और एक आपका फीमेल ले लो। तो मान लो इसने लिया मेल में राउंड शेप का सीड लिया, तो राउंड को आप लिखोगे आर आर, ठीक है भाई, क्योंकि आर आर लिखोगे आप। उसके बाद आपका जो डोमिनेंट है, मतलब पेरेंट इसने डोमिनेंट लिया आपका, एक पूरा डोमिनेंट और एक पूरा रिसेसिव। तो जो कलर लिया वो आपका डोमिनेंट किसका है, येलो, तो येलो वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राउंड आर से, रिंकल्ड स्मॉल आर से, और ग्रीन स्मॉल वाई से। तो कैपिटल आर मतलब राउंड, और कैपिटल वाई मतलब येलो। तो ये तो हो गया मेल। और जो फीमेल है, ठीक है, वो आपकी इसने ली रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। ये आपका था राउंड एंड येलो, ये रिंकल्ड है। तो रिंकल्ड आपका हो गया स्मॉल आर, तो स्मॉल आर, और ग्रीन आपका हो गया स्मॉल वाई। तो ये आपका हो गया पेरेंट। तो पेरेंट का जीनोटाइप कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर बनेंगे आपके इससे गैमेट्स। अच्छा, अगर ऐसे बड़ा बड़ा वो आ जाए आपके, मतलब बड़े बड़े जो ये हैं आपके क्या बोलते हैं, फॉर्म आ जाए ऐसी लिखी हुई, तो उससे गैमेट कैसे पता लगाएंगे, कैसे बनेंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं है। तो टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला होता है 2n। एन हेयर इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस मतलब यहाँ पर हेट्रोजाइगस है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है। हेट्रोजाइगस मतलब अगर ये ऐसे होता आर आर वाई वाई, तो दिस इज हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस है, एक तो ये हेट्रोजाइगस हो गया, एक ये हेट्रोजाइगस है, तो एन की भी वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पर गैमेट बनेंगे आपके 2 मतलब 4 गैमेट बनेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, एन कितना है यहाँ पे 0, तो एन की पावर 0 मतलब 2 मतलब 1, किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है ना। तो यहाँ पर कितने गैमेट बनेंगे, एक ही गैमेट बनेगा, और वो गैमेट आपका बनेगा आर और वाई। मतलब जितने भी गैमेट बनेंगे वो आर वाई बनेंगे, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो गैमेट बनेंगे वो भी आपके आर और वाई ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ भी कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात, वेरी गुड। चलो, सो दिस इज द पेरेंटल स्टेज, दिस इज द गैमेट स्टेज ऑफ द पेरेंट्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस, ठीक है। इनको क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर आपका F1 जो है वो आपका आया आर आर वाई वाई, दिस इज द F1 जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन, दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो अगर
अब इसकी सेल्फिंग करानी है, क्योंकि हम तो वही पढ़ के आए ना, पहले उसने प्योर पेरेंट लिए, फिर उनकी हाइब्रिडाइजेशन करा, हाइब्रिडेशन करने के बाद फिर उसका हाइब्रिड की सेल्फिंग कराई। तो अब इसकी सेल्फिंग की तो इसमें आपके गैमेट बनाने हैं। अब आप इसमें बताओ कितने गैमेट बनेंगे। तो मैंने आपको बताया 2⁴ 2⁴ कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है। एक तो ये खुद हेट्रोजाइगस है राउंड वाला, और ये आपका ये भी हेट्रोजाइगस है। अच्छा, इसका जो दिखने में मतलब फिनोटिपिकली इसको क्या बोलोगे आप। तो यहाँ पर आर अगर डोमिनेट है तो राउंड हो गया, और वाई डोमिनेट है तो येलो हो गया, तो राउंड एंड येलो। तो F1 जनरेशन आपकी राउंड एंड येलो हुई। ठीक है भाई। तो अगर अब आप यहाँ से सेल्फिंग करेंगे इसकी, यहाँ पे अगर आप इसकी सेल्फिंग करेंगे, इसको मैं ऊपर कर दूँ एक सेकेंड। तो अगर मैं इसकी सेल्फिंग कर दूं तो यहाँ पे आपके यही इसी से आपका मेल उठाओगे और आप इसी से आपकी इसकी फीमेल उठाओगे। तो यहाँ पे गैमेट कैसे बनेंगे, मेन है गैमेट। तो एक हेट्रोजाइगस ही हो गया, एक हेट्रोजाइगस ही हो गया। और टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला होता है 2⁴n, तो 2⁴ मतलब 4 तरह के गैमेट बनेंगे। तो 4 तरह के गैमेट बना लो, कैसे बनेंगे। तो एक मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं लेना, मतलब आर का आर के साथ नहीं, आर का वाई के साथ कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, तभी तो डाईहाइब्रिड होगा ना, तभी तो 2 कैरेक्टर एक टाइम पे पढ़ेंगे। चलो, तो अब पहले कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई रख देते हैं, तो एक तो गैमेट ये बन गया। फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई रख देते हैं, तो एक गैमेट ये हो गया। फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई रख देते हैं, तो एक गैमेट ये हो गया। और एक स्मॉल के साथ स्मॉल रख देते हैं, एक ये हो गया। तो 4 गैमेट तो इसके बन गए। वैसे ही 4 इधर बना लो, आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई। ठीक है भाई। तो ये 4 टाइप के गैमेट बन गए। अब इनका मुझे कराना है क्रॉस। ठीक है, चारों गैमेट का क्रॉस बनाना है। तो अब मैं ऐसे करके बताऊंगा तो बहुत ही गंदा सा लगेगा, तो मैं आपको इसको इसलिए मैं पन्नेट स्क्वायर में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो पन्नेट स्क्वायर अगले पेज पे बनाता हूँ, और फिर वहाँ पे मैं आपको पूरे लिखने के बाद फिर उसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो क्या है, और फिर क्या मेंडल भाई साहब कंक्लूजन में अपना थर्ड लॉ कहते हैं वो भी देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो अगर मैं आपका यहाँ पे क्रॉस करूँ तो ये पन्नेट स्क्वायर में बना देता हूँ एक। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा आपका। तो 4 गैमेट है ना, एक आर वाई था आपका, यहाँ पे आपका मेल रख लो, यहाँ पे आपकी फीमेल रख लो। तो आर वाई था एक आपका ये था आर कैपिटल आर, एक कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक आपका स्मॉल स्मॉल था। ठीक है, तो 1 2 3 और एक 4। वैसे इधर रख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ऐसे कुछ बना। तो इनको लिखो फटाफट, आर आर वाई वाई, फिर इसको इससे करो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, फिर आर आर वाई वाई, इसका इससे, फिर इसका इससे, आर आर वाई वाई। ठीक है, मैं फटाफट लिख देता हूँ। फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अब मैं इसमें आपसे पूछूंगा कि फिनोटिपिक रेशियो बताओ भाई मुझे। तो आप फिनोटिपिक रेशियो भी बताओ और जीनोटिपिक रेशियो भी बताओ। जीनोटिपिक रेशियो, तो सबसे पहले तो ये देखो कि आप लेके क्या चले थे, राउंड एंड येलो लेके चले थे पेरेंट्स को, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, लेकिन आपकी जो F1 जनरेशन थी उसमें कैसा है, राउंड एंड येलो ही आया वो भी। अब यहाँ पे देखो वैसी है क्या। तो मतलब एक तो हो गया आपका राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो के लिए आपका बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब तो कैपिटल आर होना चाहिए, कैपिटल वाई होना चाहिए, बीच में कुछ भी चलेगा। तो एक तो हो गया राउंड एंड येलो। फिर दूसरी कंडीशन थी आपकी राउंड एंड ग्रीन की। तो राउंड एंड ग्रीन में आपका क्या था, मतलब ये आप फुल फॉर्म में लिखना, ये शॉर्ट में मत लिखना वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे आर की जगह लिखना राउंड एंड येलो, फिर उसकी जो मतलब अपीयरेंस है वो किससे पता चलेगी, फिर राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन के लिए एक तो कैपिटल आर होना ही चाहिए, और आपके ग्रीन होने के लिए दोनों वाई होने चाहिए। देन आपका तीसरा था आपका रिंकल्ड एंड येलो कंडीशन। तो रिंकल्ड एंड येलो में मतलब रिंकल्ड में दोनों स्मॉल आर होने चाहिए और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, दूसरा कोई भी चलेगा। और देन आपका जो फोर्थ कंडीशन है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाओ। तो फोर्थ कंडीशन आपकी रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन में आपके दोनों यही होंगे, इनके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है भाई। तो बताओ ऐसे वाले कितने कि जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो फटाफट ढूंढो इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिले मुझे। ठीक है, फिर कैपिटल आर एक होना चाहिए, दोनों स्मॉल वाई देख लो। एक तो ये रहा, एक 2 1 2 3 3 है।
ठीक है, 3 ये हो गए। फिर दोनों स्मॉल आर होना चाहिए और एक कैपिटल, पहले दोनों स्मॉल आर वाले देखो, 1 2 3, तो दोनों में एक कैपिटल वाई है, हाँ चल जाएगा, तो ये भी 3 हो गया। और ऐसी कंडीशन सिर्फ एक की आपका, तो ये 1 हो गया। सो फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। तो ये हो गई आपकी इसकी फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है भाई। अब अगर जीनोटिपिक की बात करें, मतलब जीनोटिपिकली अंदर से कैसा है, तो जीनोटिपिक रेशियो बहुत ही अजीब सी आती है, ठीक है। मतलब जीनोटिपिक यही है जितने भी आपके हैं ना, तो इनकी फॉर्म आपको लिखनी है। तो ये आती है आपकी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:4:1, 1:2:4:1:2:1, ठीक है। तो जीनोटिपिक मतलब इसकी जीनोटिपिक निकालने के लिए आपको मोनोहाइब्रिड वाली है ना, उसी को क्रॉस कर दो आप, इसी को क्रॉस कर दो। तो इसको इससे करोगे तो मतलब इसका क्रॉस है 1, फिर इसको इससे 2, फिर 1, फिर 2 का 1 2 4 2 1 2 1, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें यही है कि 1 तो आपका ये वाला है और ये 1 आपका ये वाला है, तो ऐसे ही ढूंढ के लिख लो। ये तो सारे मतलब पूरे के पूरे टोटल 16 है ना, ये 1 2 3 4, तो 4 टोटल 16 है। तो इसको जोड़ दो ये भी 16 आएंगे, इसको जोड़ दो ये भी 16 आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका ये हो गया। तो ये आपका हो गया आपका क्रॉस जो है। अब इस क्रॉस को करने के बाद इसने क्या कंक्लूजन निकाली, वो इसने दिया लॉ की फॉर्म में। तो अब हम इसका थर्ड लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो अगले पेज पे दिखाता हूँ। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। देखो नाम से समझ आ रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि जब मेंडल ने क्रॉस कराया, तो उसने क्रॉस करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, इसने देखा कि मैं 2 कैरेक्टर पढ़ रहा हूँ आपके, ठीक है। ये लिया एक तो इसने, और एक आपका ये लिया, पेरेंट्स यही लिए थे ना आपने, इसने यही लिए थे। तो इसने बोला कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर मैं एक साथ पढ़ता हूँ, ठीक है, मतलब जब एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को एक साथ लेता हूँ, तो जो कैरेक्टर है, जैसे मान लो ये राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं। मतलब राउंड का येलो के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली राउंड ही रहेगा ज़िंदगी भर। इसके साथ भले ही तुम रिंकल डाल दो, इसके साथ भले ही तुम येलो डाल दो, सॉरी रिंकल कह रहा हूँ, इसके साथ भले ही तुम ग्रीन डाल दो, भले ही तुम येलो डाल दो, इसको कोई मतलब नहीं है भाई। ये अपनी दुनिया में खुश है। मतलब ये एक मोनो हाइब्रिड पैटर्न शो करता है। जब अगली जनरेशन में ये जाता है तो ये मोनो हाइब्रिड में जैसे जा रहा है ना, सिंगल कैरेक्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो जैसे उसमें आपका एक ही कैरेक्टर की हम पढ़ाई कर रहे थे, तो एक ही कैरेक्टर उसमें जा रहा था। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि चाहे आप 2 कैरेक्टर ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 10 कैरेक्टर ले लो, पर जो एक कैरेक्टर है उसको दूसरे कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। राउंड को येलो से कोई मतलब नहीं है, रिंकल्ड को ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग कैरेक्टर अपना अलग अलग काम करते हैं। सो दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो मैंने आपको बोला वो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, बट इसके लिए कंडीशन है। इसके लिए क्या है, एक कंडीशन है। चलो पहले एक लॉ लिख लो, फिर मैं कंडीशन बताता हूँ क्या है। तो लिखो, व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स is studied simultaneously, then each character will assort out or inherit independently in monohybrid pattern to the next generation, ठीक है भाई। तो ये आप एग्जाम्पल देके समझा भी देना कि कैसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। अब मैं कह रहा था कि ऐसा होने की एक कंडीशन है, तो वो कंडीशन क्या है, व्हाट इज़ द कंडीशन टू बीइंग टू फुलफिल दिस लॉ, ठीक है। तो इस लॉ को एप्लीकेबल होने की कंडीशन ये है कि जो जीन्स इन कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो इन 2 कैरेक्टर्स को जीन रेगुलेट कर रहे हैं, वो जीन्स हमेशा सेपरेट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। आप कहोगे सर क्या कह दिया ये, मैं बोलता हूँ देखो बेटा, मान लो एक क्रोमोसोम ये है, तो क्रोमोसोम तो पेयर में होते हैं। तो मान लो इस वाले का जो F1 जनरेशन आई थी ना आपकी, ये आई थी, तो मान लो इस वाले के जो एलील्स हैं आपके, वो R यहाँ पर प्रेजेंट है। एक सेकेंड, ऐसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा, तो एक पेयर तो इसका हो गया, तो ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ठीक है, ये एलीलिक जीन हो गए। फिर एक इस वाले के लिए बना देता हूँ, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो अगर ये आपका इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है, तभी तो इस क्रोमोसोम पे जो कैरेक्टर है वो इस क्रोमोसोम के साथ चला जाएगा, तो ये RY बनाएगा। ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ आएगा तो ये बना देगा, दिख रहा है ना, हाँ। ये इसके साथ आएगा तो ये बना देगा, ये इसके साथ आएगा तो ये बना देगा। तो ऐसे आपका हो जाएगा। तो ये तो मतलब लॉ ऐसे काम करता है।
बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो एक क्रोमोसोम है और ये जो कैरेक्टर्स हैं आपके, ये एक अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ना होके सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों के दोनों कैरेक्टर आपके, ये कैपिटल आर भी इस पे आ गया और जो इसका स्मॉल वाई कैपिटल वाई है वो इस पे आ गया। मतलब अगर ऐसा हो जाए कि इसका जो डोमिनेंट फॉर्म है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो कैपिटल आर आपकी और कैपिटल वाई दोनों डोमिनेंट फॉर्म है आपकी, दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और दोनों रिसेसिव फॉर्म मान लो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब इनको कैसे सेपरेट करोगे भाई साहब? तो दिस इज़ अ केस ऑफ लिंकेज। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है, और इसी की वजह से आपका ज़्यादातर जो लॉ मेंडल ने दिए थे वो आपके नहीं एप्लीकेबल हो पाते लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिंकेज है इस राउंड और येलो का, तो राउंड और येलो अगर लिंक्ड है, लिंकेज है मतलब एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है दोनों के जीन्स, तो आपका फिर ये ऐसे जाएंगे, फिर इसमें पॉसिबिलिटी आपकी यही बनेगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। मतलब आर वाई के साथ ही जाएगा और ये वाला इसी के साथ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन, तो आप इसको एक्सेप्शन डाल सकते हो। और जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बोली है वो आप चाहो तो लिख लो, मैं लिख देता हूँ 2 लाइन में कंडीशन इंग्लिश में। तो कंडीशन में लिख लो कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल only when genes of two character must be present on separate homologous pair of chromosome, ठीक है। तो सेपरेट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे होना चाहिए, ठीक है भाई। अदरवाइज फिर वो लिंकेज का केस हो जाएगा, और लिंकेज के केस में आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द मेंडल्स लॉ। इसके बाद मैं आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, तो सीक्वेंस में ये वाला जो सिलेबस का ये वाली जो लाइन है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपका, ठीक है भाई। तो इस तरह से मल्टीपल एनालिज्म वगैरह जो भी है इसमें वो सब इसके बाद वाले लेक्चर्स आएंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, और फिर अगले लेक्चर का देखते हैं अगले लेक्चर में क्या करेंगे। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है भाई लेक्चर बनाने में, ठीक है। कोई मतलब ये ऐसा नहीं है मुंह उठाया बना दिया, पहले पढ़ाओ फिर उसको रिकॉर्ड करो, कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता है फिर दोबारा रिकॉर्ड करो उसी एनर्जी के साथ, फिर उसको मतलब बहुत झंझट होता है। बट फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करो बस अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो बच्चों को नहीं पहुँच रहा ना उन बच्चों तक पहुँचे। भाई मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं उसको आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसका एक पर्टिकुलर जो मतलब जो रीज़न है वो होना चाहिए उसका कंप्लीट, ठीक है। तो बच्चों तक पहुँचना चाहिए जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। तो बस ज़्यादा मैं ये सब बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सब चीज़ें। तो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।